जी बेटा, तो आज हम चैप्टर 7 अपना स्टार्ट लेने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 हमारा केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन का चैप्टर है बेटा। और हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। तो मुझे बता सकता है व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो। वेरी गुड। कंपाउंड्स दैट कंटेन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन एज एलिमेंट शामिल हो, उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है। सबसे पहला काम जो हम इस चैप्टर में करेंगे, हम एक रूट चार्ट बनाएंगे, जैसा हमने शायद पहले पिछले चैप्टर में भी आपको करवाया था। अ, वैसे ही एक रूट चार्ट बनाते हैं। हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन हमारे पास दो तरह के होते हैं। ठीक है। एक होते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, और एक होते हैं बेटा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक और एरोमेटिक। ठीक है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन फर्दर दो क्लासेस में डिवाइडेड होता है। एक होता है बेटा ओपन चेन, और एक होता है क्लोज चेन। ओपन चेन हमारे पास फर्दर दो क्लासेस में डिवाइडेड होता है, और क्लोज चेन भी हमारे पास फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड होता है। इसमें आता है सेचुरेटेड, और दूसरा होता है अनसेचुरेटेड। इसी तरीके से क्लोज चेन में भी सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड होता है। सेचुरेटेड फिर हमारे पास फर्दर एक क्लास में डिवाइड होता है, जैसे हम कहते हैं अल्केन। अनसेचुरेटेड हमारे पास फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड होता है, जैसे हम कहते हैं अल्कीन या और अल्काइन। अच्छा जी, सेचुरेटेड यहाँ पर भी दो क्लासेस में डिवाइड होता है। एक क्लास होती है साइक्लो अल्केन। अनसेचुरेटेड की दो टाइप्स होती है, साइक्लो अल्कीन और साइक्लो अल्काइन। साइक्लो अल्कीन और साइक्लो अल्काइन ये हमारे पास होता है। अच्छा, अब ये रूट चार्ट तो आप लोगों को मैंने शुरू में भी बताया था बनाकर। मेरे ख्याल से ये आप लोग के पास होगा, ऐसा ही है। यस सर। अब इसमें ना बारी बारी इस रूट चार्ट में जो छोटी छोटी सी मतलब नाम आपके सामने लिखे, इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको ये लफ्ज जरा समझ में आ जाए, तो फिर हम आगे जरा चलने में हमें आसानी रहेगी। तो सबसे पहले हमारे पास है एलिफेटिक कंपाउंड्स। एलिफेटिक कंपाउंड्स क्या है? ऑल दोज organic compounds which are
आइदर ओपन चेन और क्लोज चेन। ऐसे हाइड्रोकार्बन जो या तो ओपन चेन हो या क्लोज चेन हो, सैचुरेटेड हो और अनसैचुरेटेड हो। बट डू नॉट कंटेन अ बेंजीन रिंग। उनके अंदर बेंजीन रिंग नहीं होना चाहिए। बेंजीन रिंग और बेंजीन लाइक रिंग, उनके अंदर बेंजीन या बेंजीन जैसा रिंग ना हो तो वो एलिफेटिक होते हैं। ठीक है। अच्छा, एलिफेट, ये जो फैट का लफ्ज है, यहाँ पर हमारे पास लफ्ज आ रहा है एलिफ। एलिफ का मतलब है फैट। ठीक है। तो ये जो हमारे पास फैट का लफ्ज है एलिफेटिक में, सर ये बेंजीन रिंग वही वाला है? कौन सा वाला? वो वो जो प्रैक्टिकल कराते थे आप, मतलब वो बोलते थे बेंजीन रिंग बनाना है तो आइडेंटिफाई होगा। पता नहीं यार मुझे, तुम कौन सा क्या कह रहे हो? सर सॉल्ट एनालिसिस में। सॉल्ट एनालिसिस में पता नहीं भाई। ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स की अगर बात करें, सर अल्काइन अनसैचुरेटेड होता है। अल्काइन अनसैचुरेटेड होता है बिल्कुल। सर लेकिन इसके कंपाउंड भी तो बनते हैं। तो कंपाउंड होने से अनसैचुरेटेड होने का क्या ताल्लुक बेटे? नहीं सर, वो एडिशन रिएक्शन करता है या सब्स्टिट्यूशन। नहीं, मैंने सुना था कि दोनों ही करता है वो। कभी कभी ये सैचुरेटेड की तरह बिहेव करता है। हाँ, दोनों तरह के रिएक्शन करता है अल्काइन। ठीक है सर। अच्छा, दूसरी डेफिनेशन क्या है सैचुरेटेड? देखो, आसान लफ्जों में एलिफेटिक की डेफिनेशन हमने अभी ऊपर लिखी है। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स बेटा ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं जिनमें फैट की स्मेल आती हो। अच्छा, जरूरी नहीं है कि स्मेल फैट की हो, बट वो स्मेल प्लेजेंट नहीं होगी, यानी कि अच्छी स्मेल नहीं लगेगी आपकी नाक को, यकीनी तौर पर। और दूसरा जो इसकी वजाहत है वो क्या है कि भाई ऐसे कंपाउंड जो या तो ओपन चेन हो या क्लोज चेन हो। ओपन चेन का मतलब होता है जैसे ये मैंने स्ट्रक्चर्स बनाए ना, इनको कहते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर्स। और क्लोज चेन क्या होते हैं? जैसे यहाँ देखो, ये मैं एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कहलाते हैं क्लोज चेन स्ट्रक्चर, जिसमें कोई ज्योमेट्रिकल पैटर्न बन रहा हो। ठीक है, इस तरीके से कोई ज्योमेट्रिकल पैटर्न आ रहा हो, उसको हम कहते हैं क्लोज चेन स्ट्रक्चर। और जिसमें कोई ज्योमेट्रिकल पैटर्न ना आ रहा हो स्ट्रेटली, या मुख्तलिफ तरह की शेप्स में चेन बन रही हो, उसको उसको हम कहते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन या ओपन चेन कार्बन। क्लियर है? जी सर। यस सर। अच्छा जी। अब सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑल दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें ऑल दी फोर वैलेंसीज ऑफ कार्बन atoms are satisfied by single bond ring are known as the
saturated compound. Such compounds do not undergo the addition reaction. ऐसे कंपाउंड जो एडिशन रिएक्शंस नहीं करते। बेटा इसकी अगर एग्जांपल दूं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बेटा उन हाइड्रोकार्बन्स को कहा जाता है जिसमें कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल हो, कोई एक भी डबल बॉन्ड नहीं हो कार्बन के दरमियान। जैसे अब यहाँ मैं एक स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इसमें आप गौर कर सकते हो कि इसमें कार्बन के दोनों तीनों कार्बन के जितने भी बॉन्ड्स हैं वो सारे के सारे बॉन्ड सिंगल हैं, कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो एक वीक बॉन्ड होता है और वो कोई एडिशन रिएक्शन नहीं करता। अगर मैं इसके अंदर मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन पास भी करूं तो किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है ना, कोई रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन के लगने के लिए कोई जगह ही नहीं है। हाइड्रोजन के लगने के लिए कोई जगह हो तो हाइड्रोजन लगेगा ना, वरना हाइड्रोजन तो कभी लग ही नहीं सकेगा। इज दैट क्लियर? सैचुरेटेड समझ जी में आया सर। बेटा? अगर कोई और सा कंपाउंड हो बेटा कोई सा भी कंपाउंड हो, शर्त यह है कि कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल होने चाहिए, कोई भी बॉन्ड डबल या ट्रिपल नहीं होने चाहिए। सर तो कंपाउंड रिएक्शन होगा या नहीं होगा? एडिशन एडिशन रिएक्शन नहीं होगा, कोई और हो रहा हो तो हो जाए। ओके। अगला है, अगली डेफिनेशन है हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड in which either carbon carbon double or triple bond is present are known as the unsaturated हाइड्रोकार्बन। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स हो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सच हाइड्रोकार्बन्स always undergoes addition reaction, always undergoes ऐसे हाइड्रोकार्बन्स में हमेशा एडिशन रिएक्शंस होते रहते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर दो कार्बन्स के दरमियान फॉर एग्जांपल डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन भी लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन उतने हाइड्रोजन नहीं है जो सिंगल बॉन्ड के लिए चाहिए। सिंगल बॉन्ड के लिए एक कार्बन को 3 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पर एक कार्बन के पास 2 ही हाइड्रोजन है, तो जो एक बॉन्ड की कमी दोनों कार्बन में आ रही है वो हाइड्रोजन की वजह से पूरी हो रही है, डबल बॉन्ड की वजह से पूरी हो रही है। लेकिन अगर मैं इसमें हाइड्रोजन को ऐड कराना चाहूँ तो वो हाइड्रोजन बड़ी आसानी से इसके अंदर ऐड हो जाएगा और एडिशन रिएक्शन बनेगा हमारे पास CH3 और इनके दरमियान का जो ये डबल बॉन्ड है ये खत्म होकर ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल एक ट्रिपल बॉन्ड एग्जांपल ले लेते हैं,
इसमें भी मैं हाइड्रोजन को ऐड कराना चाहूँ तो ये आसानी से ऐड हो जाएगा, पाँच पाँच बॉन्ड नहीं हो और जाएंगे? ये हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और एक बॉन्ड इनके दरमियान का टूट जाएगा बेटा, और इससे हम कहेंगे कि इन्होंने अनसैचुरेटेड बिहेवियर शो किया। ठीक है, तो ये चीज थी फर्क, ये बेसिक फर्क था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का। ये सबको क्लियर हुआ है? किसी को अगर कोई सवाल है तो वो पूछ ले। बेटा किसी को अगर कोई सवाल है तो वो पूछ ले। सर अगर सिंगल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है तो एडिशन हो सकता है। नहीं बेटा, सिंगल बॉन्ड में एडिशन के लिए कोई जगह नहीं है ना। सिंगल बॉन्ड है तो सारी जगह फुल है सिंगल बॉन्ड के लिए। सिंगल बॉन्ड की अगर तुम बात करो, जैसे यहाँ पे एडिशन में एक कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, चारों बॉन्ड इसके बने हुए हैं। अब अगर मैं इसके अंदर कोई भी एक एटम ला कर ऐड कराना चाहूंगा तो क्या ऐड हो पाएगा? तो जवाब होगा यकीनन नहीं सर, ऐड ही नहीं हो सकता। एडिशन तो उसी सूरत पॉसिबल है ना कि जब जगह हो। एक ग्लास में बिल्कुल मुंह तक ऊपर तक पानी भरा हुआ है, क्या उसके अंदर मजीद पानी आप डाल सकते हैं? जवाब होगा नहीं सर, मजीद पानी नहीं डाल सकता, क्योंकि पानी आप मजीद डालेंगे तो वो गिर जाएगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। ये चीज है। और अनसेचुरेटेड में जगह बाकी है, समझ लो। तीन डबल ट्रिपल बॉन्ड बने हुए, डबल और ट्रिपल बॉन्ड तो एटम्स बहालत मजबूरी बनाते हैं भाई, खुशी से तो नहीं बनाना चाहते ना डबल और ट्रिपल बॉन्ड। वो तो मजबूरी में ये बना रहे होते हैं। तो जैसे ही इनको मौका मिलता है अपनी उस मजबूरी को खत्म करने का, ये फौरी तौर पे अपनी उस मजबूरी को खत्म कर लेते हैं। यानी कि इनको जैसे ही मौका मिलता है किसी के साथ बॉन्ड बनाकर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होने का, ये फौरन उसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं। तो एडिशन रिएक्शन इसमें पॉसिबल होता है और सर नहीं ये होता। कार्बन की 5 बॉन्ड नहीं होगा? किसके 5 बॉन्ड नहीं हो गए? कार्बन के दूसरी एग्जाम्पल में 5 बॉन्ड नहीं होगा? जी जी जी, 5 ही हो गए बेटा, सही कह रही हैं आप। अब सही है। ठीक है। सर ये जो अल्केन है ये रिएक्शन ही नहीं करेगा या एडिशन रिएक्शन नहीं करेगा? बेटा एडिशन रिएक्शन नहीं करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो अल्केन में होते हैं। अगर हम हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन लगा दें नहीं, तो ऑक्सीजन, पॉसिबल है ये? ऑक्सीजन के साथ भी तो वो कंबस्शन कर लेगा ना वो, और ऑक्सीजन की सर मौजूदगी अगर में नेसेंट ऑक्सीजन लगाएं तो? क्या? नहीं, नेसेंट ऑक्सीजन के लिए बेटा जगह नहीं है ना लगने के लिए। अगर तुम उसमें लगाने सर की बात कर जैसे रहे हो हमने तो एक उसमें तो लग ही नहीं हाइड्रोजन सकता। ऑक्सीजन लगा दिया फिर? हाइड्रोजन हटाकर ऑक्सीजन लगा दिया जी। तो बेटा वो तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ ना, एडिशन थोड़ी हुआ। एडिशन का मतलब है कुछ अलग सही है नहीं सर। हो, सिर्फ कुछ ऐड हो जाए। ओके सर। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो पॉसिबल है अल्केन में, लेकिन एडिशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। हम बात एडिशन की कर रहे हैं बेटा। और कोई सवाल बेटा किसी का भी? आगे चलूं फिर? ठीक है, तो अगली और आखिरी डेफिनेशन देख लेते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड which contain at least one benzene ring or benzene like ring are called as aromatic compound, are called as aromatic compound। ऐसे कंपाउंड्स को हम एरोमेटिक कहते हैं जिसमें बेंजीन या बेंजीन जैसा रिंग हो।
ऐसे कंपाउंड जो होते हैं वो सच कंपाउंड्स शो डुअल बिहेवियर, ऐसे कंपाउंड्स दोनों ही तरह का बिहेवियर शो करते हैं। कौन सा दोनों तरह का बिहेवियर? वो डुअल बिहेवियर ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ऐसे कंपाउंड जो है वो दोनों ही तरह का बिहेवियर शो करते हैं, सैचुरेटेड भी और अनसैचुरेटेड भी। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। और अगर इसकी एग्जांपल की आप बात करें तो बेंजीन रिंग, जो मैं बार बार चीख चीख के बेंजीन रिंग कह रहा हूँ, तो ये बेंजीन रिंग होता क्या है बेसिकली? बेंजीन रिंग बेटा इस स्ट्रक्चर को कहते हैं। और ये रिंग बनाना सीख लीजिए, किस्मत में कोई रिंग हो या नहीं हो, कम से कम ये रिंग तो आ ही जाए। ठीक है भाई, तो ये है बेंजीन रिंग, जिसको हम केमिस्ट्री में रिएक्शंस वगैरह लिखते वक्त इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। जब रिएक्शंस में मैं इस तरीके से कार्बन और डबल शो नहीं करता, बल्कि इस तरीके का एक हेक्सागोनल रिंग बनाता हूँ, इसे कहते हैं बेंजीन रिंग। ऐसे कंपाउंड जिसमें इस तरह का रिंग होता है या इस जैसा कोई रिंग होता है तो उसे हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एरोमा से निकला है एरोमेटिक कलर। एरोमा का मतलब होता है प्लेजेंट स्मेल, एक अच्छी खुशबू। यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड जितने भी होते हैं उनमें से हमें एक अच्छी खुशबू आ रही होती है। तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। इज दैट क्लियर? जी सर। सर तो ये एडिशन रिएक्शन करता है बेंजीन? बेटा ये दोनों तरह के रिएक्शंस कर सकते हैं, एडिशन भी और सब्स्टिट्यूशन भी। इसी चैप्टर में लेटर ऑन जब हम बेंजीन का टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको बताएंगे कि ये दोनों तरह के रिएक्शंस किस तरीके से करता है और क्यों करता है इंशाल्लाह। ठीक है, जी सर। चलिए तो फिर अच्छा जी बेटा, तो चैप्टर 7 में जो हम अब आगे लेके चलेंगे, अगला जो टॉपिक है हमारा, कुछ हमने बेसिक्स देख लिए इसके। अब देखो, जो ये बेसिक रूट चार्ट बनाया था ना, इसको जरा सा एक नज़र देखना। ये तो इसमें हमने ये देखा था कि अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है और फिर एरोमेटिक कंपाउंड है। इस चैप्टर में हमें अल्केन फैमिली को डिटेल में पढ़ना है। अल्केन बेसिकली फैमिली है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ये कोई अलग से ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ये फैमिली है। ठीक है, अल्कीन ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली है, अल्काइन ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली है। तो हमें अल्केन, अल्कीन और अल्काइन को डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर में, और एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज हमारे पास, सबसे पहला कौन है? अल्केन है। बेसिक सी चीजें जो अभी समझाऊंगा ये बार बार आएंगी, बार बार मैं बताऊंगा नहीं, बार बार ये पैटर्न जिस तरीके से अभी समझा रहा हूँ, इस पैटर्न से, इस तरीके से, इस पैटर्न पर समझाऊंगा नहीं चीजें। लिहाजा अभी जरा ध्यान से सुनना। अल्केन्स को हम पैराफिन भी कहते हैं। पैराफिन का मतलब क्या होता है? एफिन का मतलब होता है अट्रैक्शन, पैरा का मतलब लेस अट्रैक्टिव होते हैं। अल्केन के बारे में हमें पढ़ना क्या क्या है? अल्केन फैमिली से हम कोई एक दो कंपाउंड ले लेंगे, और उन एक दो कंपाउंड्स के बारे में सबसे पहले हमने जो पढ़नी चीज होगी वो क्या है? वो इसका मॉलिक्यूलर सबसे पहली चीज जो हम पढ़ेंगे वो इसका होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। सबसे पहली चीज हम ये पढ़ेंगे। फिर दूसरी चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड, जो भी अल्केन फैमिली से हम लेंगे। प्रिपरेशन के बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम।
प्रिपरेशन के बाद इसकी हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज, और लास्ट में आ जाएंगे यूजेस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। अब ये जो 5 चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, ये मैं 5 चीजें उस एक कंपाउंड की बता रहा हूं जिसको हम सिलेक्ट करेंगे फॉर स्टडी। जैसे अल्केन से हम पढ़ेंगे मीथेन को, हम पढ़ेंगे इथेन को। अल्केन का पहला मेंबर मीथेन, दूसरा मेंबर इथेन, तो हम इन दो को पढ़ेंगे, तो इन दो की बात हम करेंगे। सही है। अल्कीन पर जाएंगे तो अल्कीन में हम सिर्फ एक ही मेंबर पढ़ेंगे जो है होगा इथीन, तो इथीन की भी हम यही 5 चीजें पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। फिर अल्काइन पे जाएंगे, अल्काइन में हम लेंगे इथाइन को, इथाइन की भी यही 5 चीजें हम पढ़ रहे होंगे। अच्छा, अब इसमें से मेरा जो मेजर फोकस और इन डिस्कशन चीज होगी वो ये 3 चीजें होंगी। मतलब हम क्लास में जिनका मेजर डिस्कशन करेंगे वो मेजर डिस्कशन इसका होगा, इन 3 चीजों का, मतलब क्लास डिस्कशन इनका होगा, ठीक है। बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस ये आपको खुद रीड करने होंगे बुक से या नोट से, आप खुद करेंगे इसे। क्योंकि यूजेस या फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो अमूमी तौर पर वो एमसीक्यूज में आ रहा होता है, इसलिए आप लोग खुद इसे रीड करेंगे। हम क्लास में इन 3 चीजों का डिस्कशन करेंगे, और सिर्फ यहाँ अल्केन में नहीं, चैप्टर 7 में नहीं, बल्कि 8 में और 9 में भी सेम सिनेरियो से मैं चलूंगा। जहां पर भी किसी भी फैमिली का कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आ रहा होगा, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम डिस्कशन कर रहे होंगे, तो हमारे डिस्कशन का पैटर्न यही होगा कि मैं प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर ध्यान दूंगा। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब यहाँ पर हम रिएक्शंस भी ले सकते हैं, ठीक है ना। उस पर्टिकुलर चीज के रिएक्शंस मुख्तलिफ चीजों के साथ कैसे होते हैं, किस तरह के होते हैं, तो मैं इन 2 चीजों पे मेजर फोकस करके चलूंगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस जो है वो आप लोग बुक से या नोट से स्टडी करते हुए जाएंगे। कोई कंफ्यूजन होगी तो आप लोग पूछते चलेंगे। इज दैट क्लियर? जी ठीक। यस। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं अल्केन फैमिली का, हम पहला एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ इथेन। सॉरी, इथेन तो बाद में आएगा। हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ मीथेन। ठीक है। मीथेन क्या है? मीथेन जो है वो फर्स्ट मेंबर है अल्केन फैमिली का, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली। ठीक है। उसके अलावा नेचुरल गैस में ये पाया जाता है, और अल्केन का, मीथेन का एक नाम और भी होता है, इसे हम मार्श गैस भी कहते हैं, ठीक है ना। ये तो एक इंट्रोडक्शन हो गया। अब केमिस्ट्री ऑफ मीथेन में जो चीज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। सबसे पहली चीज तो हम स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन पढ़ने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू किस बुनियाद पे पढ़ेंगे? चैप्टर 4 फर्स्ट ईयर को याद दिला दूं, अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मॉडल। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मॉडल, हाइब्रिडाइजेशन की बुनियाद पर हम इसके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। फर्स्ट ईयर के चैप्टर 4 में भी ये चीज आपने तफसीलन पढ़ी हुई होगी, तो इसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा टाइम सर्फ नहीं करूंगा, ठीक है बेटा। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन आए तो बता दीजिएगा, जितना हो सकता है बारीक सी बातों को आपको एक्सप्लेन करूंगा।
मीथेन का फॉर्मूला जरा यहां पर मैं लिख दूं, मीथेन का फॉर्मूला याद रखिएगा CH4 होता है। अच्छा, यहां पर मैं बात करने जा रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन की। तो हाइब्रिडाइजेशन का जो ये अमल है, हाइब्रिडाइजेशन का अमल क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल and formation of new hybridized orbitals having same shape and energy, सेम शेप और एनर्जी के ऑर्बिटल्स बनाना। अब हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस को मैं थोड़ा सा और मजीद आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है, क्यों जरूरी है। देखो, फॉर एग्जांपल एक कोवेलेंट बॉन्ड की हम एग्जांपल ले रहे हैं। एक कोवेलेंट बॉन्ड है हमारे पास HCl। इसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन का एटम है, न्यूक्लियस हाइड्रोजन का, और ये इसका ऑर्बिटल, और दूसरा जो एटम है हमारे पास वो क्लोरीन का है। ये आ गया क्लोरीन का ऑर्बिटल, ठीक है, ये क्लोरीन का न्यूक्लियस। अब होता यह है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं आपस में। ये बात आपने 9 और फर्स्ट ईयर दोनों में पढ़ी होगी, जिसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है ना। ये बना लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, यानी कि ये जो शेयर्ड पेयर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ये शेयर्ड पेयर क्लोरीन और हाइड्रोजन एटम दोनों में रिवॉल्व करता है, ठीक है। ये अभी शेयर्ड पेयर फॉर एग्जांपल क्लोरीन में रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पे इसने क्लोरीन में पूरा चक्कर लगाया। अब यहाँ आया, इसके बाद ये हाइड्रोजन में रिवॉल्व करेगा, ठीक है। हाइड्रोजन में रिवॉल्व करके ये वापस क्लोरीन में चला जाएगा, इस तरीके से चलेगा। अब मेरे एक सवाल का जवाब दें। आपने ऑर्बिटल्स के बारे में तो पढ़ा हुआ है, s ऑर्बिटल होता है, p ऑर्बिटल होता है, d ऑर्बिटल होता है, f ऑर्बिटल होता है। इसी तरीके से आपने शेल्स के बारे में भी पढ़ा हुआ है, k शेल, l शेल, m शेल, n शेल, इस तरीके से। मुझे एक बात बताएं, क्या सारे ऑर्बिटल और सारे शेल की एनर्जी एक जैसी होती है या अलग अलग होती है? अलग अलग होती है। अलग अलग होती है। वेरी गुड। सारे शेल्स और सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी सर अलग अलग होती है, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात का जवाब दीजिएगा कि जब किसी एटम में, मिसाल के तौर पे ये एक एटम है और इस एटम में ये इसके 3 जो है वो शेल्स हैं, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। अब इस एटम में एक इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दूसरे शेल में, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ तीसरे शेल में। अब मान लो पहले शेल की एनर्जी है 20, दूसरे शेल की है 40 और तीसरे शेल की है 60। मेरा आपसे सवाल ये है कि फॉर एग्जांपल ये जो सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी? क्या होगी इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बेटा? कोई बता सकता है? सर किसकी पूछ रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ कि ये वाला जो सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन है, रिपीट करिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, बस ये पूछा। 40 होगी सर। 40 होगी, इतना कोई सोचने वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उतनी ही होती है जितनी शेल की एनर्जी होती है, तभी तो इलेक्ट्रॉन उस शेल में होता है। अगर उस एनर्जी से उसकी एनर्जी कम या ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन फौरन अपने शेल को चेंज करता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब मेरे एक और सवाल का जवाब दीजिएगा कि हाइड्रोजन का पहला शेल है जिससे बॉन्डिंग हो रही है, यानी कि के शेल है, सही है, और क्लोरीन की जिस शेल से बॉन्डिंग हो रही है वो है तीसरा शेल, यानी कि एम शेल। क्या के शेल और एम शेल की एनर्जी इक्वल होगी? नहीं सर। नहीं होगी ना? नो सर। सही है। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, जब ये क्लोरीन के एटम में ट्रेवल कर रहा है, फॉर एग्जांपल एम की एनर्जी ज्यादा है, के की कम है,
तो m की एनर्जी हमने ले ली 100 और k की ले ली 50, ठीक है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन का पेयर जो क्लोरीन में है अभी ये रिवॉल्व कर रहा है क्लोरीन में, तो इस इलेक्ट्रॉन के पेयर की एनर्जी कितनी है, 100 है, क्योंकि ये 100 वाले शेल में रिवॉल्व कर रहा है। जब इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को हाइड्रोजन में जाना होगा तो क्या ये 100 की एनर्जी के साथ जा सकता है? नहीं सर। नहीं जा सकता। नहीं। इसको उतनी ही एनर्जी के साथ जाना होगा जितनी एनर्जी हाइड्रोजन के शेल में यानी कि हाइड्रोजन के ऑर्बिटल की है। तो हाइड्रोजन की एनर्जी है 50, तो अब यहां पर आकर इलेक्ट्रॉन के पेयर रुकेंगे, रुकने के बाद अपने अंदर से 50 की एनर्जी रिलीज करेंगे, फिर हाइड्रोजन में चले जाएंगे और फिर वापस घूमेंगे, फिर ये 50 की एनर्जी इन्होंने यहाँ रखी हुई थी ये वापस अपने अंदर लेंगे और फिर क्लोरीन में चले जाएंगे। ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना, मतलब हर एक चक्कर में अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज और गेन करने के चक्कर में जाएगा तो कभी भी वो अपनी पोजीशन को इतनी तेजी से चेंज कर ही नहीं पाएगा दोनों एटम्स के अंदर। सही कह रहा हूं? आर्ग्यूमेंट सही है? जी सर। जी सर। तो इसी आर्ग्यूमेंट की बुनियाद पर ये कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है बेटा हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब दो एटम्स आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो जाते हैं और नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनते हैं। और ये जो नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं इनकी एनर्जी और इनका शेप एक जैसा होता है, यानी कि इस शेल की एनर्जी भी 50 है और इस शेल की एनर्जी भी 50 है। इस शेल की शक्ल भी हाइड्रोजन के शेल जैसी होगी और हाइड्रोजन के शेल की शक्ल भी क्लोरीन के शेल जैसी होगी। तभी इलेक्ट्रॉन दोनों ही एटम्स में, इलेक्ट्रॉन का जो ये शेयर्ड पेयर है ये दोनों ही एटम्स में बराबरी से ट्रेवल कर सकेगा, वरना नहीं कर पाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? ना हो तो सर अगर ना हो तो? बेटा अगर नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन शफल नहीं हो पाएंगे ना दोनों एटम्स में, वही तो समझाया है कि इलेक्ट्रॉन्स के शफल होने के लिए तो सर इस तरह से एनर्जी का सेम होना जरूरी है। अब एनर्जी सेम नहीं है तो इलेक्ट्रॉन शफल अब कैसे होंगे? सर जी सर इस तरह तो हाइड्रोजन और क्लोरीन की एनर्जी तो डिफरेंट है, लेकिन इनके बीच में भी बॉन्ड होता है। हाँ, तो यही तो बात समझा रहा हूँ कि ये जो डिफरेंस है एनर्जी का ये चेंज होगा। ये दोनों ऑर्बिटल्स जो भी बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले रहे हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन के, ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस से गुजरेंगे। दोनों अपने अपने उन ऑर्बिटल्स को जिनको शेयर करना है उनकी शेप को और एनर्जी को एक जैसा बनाएंगे, तब जाकर बॉन्डिंग हो सकती है। अगर शेप और एनर्जी एक जैसी नहीं होगी तो बॉन्डिंग ही नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन फिर दोनों जगह पे थोड़ी रहेंगे, फिर तो इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे रहेगा ना। क्लियर हो गई बात? जी सर। ठीक। तो अब आपको एक्सप्लेनेशन दे देते हैं कि यहाँ पर लफाजियां खुद कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट स्टेप्स बताऊंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा। सर फिर इस तरह तो जो हाइड्रोजन का ऑर्बिट है, मतलब हाइड्रोजन के एटम में उसका एक सबसे बड़ा ऑर्बिट होगा जिसकी सबसे ज्यादा एनर्जी है। अब अगर उसकी एनर्जी बढ़ाएंगे तो ऑर्बिट ही चेंज नहीं हो जाएगा, मतलब दूसरा ऑर्बिट बन जाएगा ज्यादा एनर्जी का। नहीं, देखो ऑर्बिट चेंज नहीं कर रहे हैं हम, ऑर्बिट की एनर्जी को एडजस्ट कर रहे हैं। यानी कि ये दोनों का मीन पॉइंट बनेगा कुछ ना कुछ। एनर्जी की वैल्यूज क्या है वी डोंट नो, हमें सिर्फ इतना पता है कि एनर्जी सेम होंगी। अब वो सेम होने के लिए एनर्जी बढ़ी हो या कम हो इसके बारे में अंदाजा करना जरा मुश्किल है। ठीक है? ठीक है सर। अच्छा भाई। सर शेप भी तो। जी बेटा बोलिए। आप कह रहे हैं ना कि वो शेप भी सेम होगी। जी ऐसे ही कह रहा हूँ बेटा, बोलिए। ईमान आप कुछ पूछ रही थी? एनर्जी और शेप दोनों एडजस्ट होते हैं बेटा। ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज एडजस्ट हो रही है दूसरी चीज एडजस्ट नहीं हो रही, दोनों एडजस्ट हो रही है। क्योंकि शेप का भी सेम होना जरूरी है, तब जाकर हाइब्रिडाइजेशन होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए
सिर्फ एनर्जी का सेम होना जरूरी नहीं है, शेप भी एक जैसा होना चाहिए। ठीक है। जी सर। अच्छा, अब हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मीथेन की हाइब्रिडाइजेशन की, तो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमेशा सेंट्रल एटम से देखा जाता है। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम की ही देखी जाती है। अच्छा, अब सेंट्रल एटम कौन होता है? जो हमारे पास इस तरह के फॉर्मूलाज होते हैं, बाई एटॉमिक फॉर्मूलाज या डाई एटॉमिक फॉर्मूलाज, जिसके अंदर दो तरह के एटम्स होते हैं। उसमें एक एटम जिसकी तादाद एक अकेली होती है वो सेंट्रल एटम होता है। जैसे कि यहाँ पर CH4 है, तो हाइड्रोजन 4 है और कार्बन 1 है, तो यहाँ पर सेंट्रल एटम हमारे पास कार्बन है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास जितने भी होते हैं, उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन देखी जाती है वो कार्बन के रिस्पेक्ट से देखी जाती है। ठीक है। तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन के लिए कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं आपके सामने लिखूं, तो ये होगी 1s2 2s2, और इसको ऑर्बिटल्स में खोल लेता हूँ, 2px1 2py1 और 2pz1 z0 सॉरी। ये हमारे पास कार्बन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब कार्बन कभी भी ग्राउंड स्टेट में बॉन्डिंग नहीं करता, कार्बन एक्साइटेड स्टेट में मूव करता है तो बॉन्डिंग करता है। इसका जवाब अभी दूंगा कि सर ऐसा क्यों, कि कार्बन कभी भी ग्राउंड स्टेट में बॉन्डिंग नहीं करता, एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो ही बॉन्डिंग करता है। मैं इसके जवाब दे देता हूँ। एक्साइटेड स्टेट कार्बन की ये है, इसको जरा सा एक नजर देख लीजिए। पहले इस दोनों स्टेट्स को अपने सामने रख लें, फिर मैं आपको वजह बताता हूँ कि कार्बन ग्राउंड स्टेट में बॉन्डिंग क्यों नहीं करता। दोनों स्टेट्स देख ली, सामने नजर आ रही है। अच्छा, अब देखो, एक एटम को स्टेबल होने के लिए जरूरत कितने इलेक्ट्रॉन्स की होती है? 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। एटम नीड्स, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स टू स्टेबलाइज। एक एटम को स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है इन इट्स वैलेंस शेल, अपने आखिरी शेल में। और हमने जूनियर क्लासेस में यानी फर्स्ट ईयर और 9 में भी ये बात पढ़ी हुई है कि कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है वो हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से होती है। कोवेलेंट बॉन्डिंग occurs only between unpaired electrons। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, कोवेलेंट बॉन्डिंग हमेशा उन्हीं में ही होती है। अब अगर ग्राउंड स्टेट के ऊपर कार्बन की नजर डालो तो इसका आखिरी शेल 2 है, तो कार्बन के सेकंड शेल के हिसाब से देखा जाए तो इसमें s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर है, और अनपेयर कहाँ कहाँ है? 2px1 और 2py1, ये और ये, यही दो अनपेयर हैं, बाकी तो दो पेयर हैं। ठीक है ना। अब अगर कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाने जाएगा किसी भी XYZ एटम के साथ, फॉर एग्जांपल एटम X के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग कर रहा है कार्बन, तो एटम X के साथ चूंकि एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर है तो एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पर शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर है इस कार्बन का तो एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ शेयर किया। अब उस हिसाब से अगर इस कार्बन के अंदर देखें तो इसके आखिरी शेल में क्या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए? भाई 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास ये अपने हैं पेयर, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, तो टोटल कितने हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो गए। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स का मतलब हुआ टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अच्छा, 6 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हुए। लेकिन ये तो पहले शेल का इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसको तो भूल ही जाओ। आखिरी शेल में हमें इलेक्ट्रॉन कितने करने? 8 करने। हुए कितने? 6 हुए। 6 हुए। तो बॉन्ड बनाने का भी तो कोई फायदा नहीं हुआ ना भाई। बॉन्ड बनाने का फायदा तो हमें उस सूरत हो, बॉन्ड बनाने का फायदा तो हमें उस सूरत हो कि जब हमारे पास एटम स्टेबल हो रहा हो। यहाँ तो एटम ही स्टेबल नहीं होकर दे रहा हमें। जब एटम हमें स्टेबल नहीं होकर दे रहा, सही है ना, तो फिर क्या फायदा हुआ बॉन्डिंग का? तो ग्राउंड स्टेट के अंदर अगर बॉन्डिंग होगी तो क्या कार्बन स्टेबल हो जाएगा? तो जवाब होगा नहीं। समझ गए बेटा? ये बात समझ में आई? सर आप तो कह रहे थे पेयर बनेगा नहीं, पेयर बनेगा नहीं मतलब? मतलब इलेक्ट्रॉन में पेयर नहीं बनेगा, यहाँ तो पेयर बन रहा है। मैं ये बात समझ नहीं पा रहा कि पेयर नहीं बनेगा, मैं क्या कह रहा हूँ।
अरे सर आप कह रहे थे ना कि यहाँ पे पेयर नहीं बन रहे। नहीं, मैंने ये कब कहा कि पेयर नहीं बनेगा? छोड़ा। ओके, तो यहाँ पर बॉन्डिंग स्टेबलाइज नहीं कर पाएगी स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं, इन ग्राउंड स्टेट बॉन्डिंग डू नॉट स्टेबलाइजेस कार्बन एटम। ग्राउंड स्टेट में कार्बन एटम को बॉन्डिंग स्टेबलाइज नहीं कर पाएगी। दैट इज वाई, ये वजह है कि कार्बन, ये मिटा लेते हैं, दैट इज वाई कार्बन मूव्स इन एक्साइटेड स्टेट, कार्बन एक्साइटेड स्टेट में मूव करेगा in order to form stabilize मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। एक स्टेबलाइज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाने के लिए कार्बन एक्साइटेड स्टेट में मूव करेगा, ग्राउंड स्टेट में बॉन्डिंग नहीं करेगा। बेटा वजह समझ में आ गई? एक्साइटेड स्टेट में इसके मूव करने की कोई इसमें सवाल या कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर एक्साइटेड स्टेट में भी तो अनस्टेबल होगा। बेटा एक्साइटेड स्टेट में जब बॉन्ड बनेंगे तो आखिरी शेल में चारों इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर हो जाएंगे। यहाँ अगर गौर नहीं सर, करो, वो 2s, ये देखो वो तो S1 ठीक है, सब 2s1। अनपेयर। तो जब 4 बॉन्ड बन जाएंगे तो चारों जी बॉन्ड सर। के हिसाब से, अब यहाँ पे अगर आप देख लो तो दो 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 चार, दो छः और दो आठ, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। पहले 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहे थे। सर लेकिन 2s1 तो अनस्टेबल है। हाँ, तो 2s1 तो अनस्टेबल हुआ है ना एक्साइटेड स्टेट में, तो ये कन्वर्ट हुआ है ना ताकि ये ओवरऑल अपने पूरे एटम को स्टेबल कर सके, वरना 2s2 था ये। तो ये तो 2s2 से जी सर। एक इलेक्ट्रॉन जंप हुआ है, Z1 में Z में आया, PZ में आया एक इलेक्ट्रॉन, ताकि ये चारों अनपेयर हो गए। अब 4 अनपेयर है तो 4 पेयर हो जाएंगे। जब 4 अनपेयर 4 पेयर बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना। ग्राउंड स्टेट में तो 8 इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं रहे थे ना, ये मसला था। ठीक है सर। क्योंकि जेड में तो इलेक्ट्रॉन था ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो पेयर और अनपेयर का तो सवाल ही खत्म हो गया ना बेटा। क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जो ऑर्बिटल्स होंगे, अगर हम ऑर्बिटली इसको ड्रॉ कर लें तो हो क्या रहा है कि भाई यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन। ये हो गया हमारे पास S, ये हो गया PX, ये हो गया PY और PZ। अब चूंकि एक S और 3 P ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले रहे हैं, एक S और 3 P ऑर्बिटल्स हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हो जाएगा हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन। समझ गया बेटा? ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हम ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर लेते हैं कार्बन के। भाई ये s ऑर्बिटल आ गया, ये px आ गया, ये py आ गया और ये कार्बन का pz ऑर्बिटल है। ठीक है। अच्छा, ये ऑर्बिटल्स क्या कहलाते हैं? ये हमारे पास कहलाते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जिनके शेप भी अलग अलग होते हैं और इनकी एनर्जी भी अलग अलग होती है। ठीक है ना, पीएस एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसके बाद ये हाइब्रिडाइजेशन पर जब जाते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन पे जाकर ये इस तरीके से एक नई शेप हासिल कर लेते हैं। अब ये जो ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास, ये क्या कहलाते हैं बेटा? ये कहलाते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो हैं
वो हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हमारे पास सेम एनर्जी के भी होते हैं और सेम शेप के भी होते हैं, यानी कि ये हमारे पास सेम एनर्जी और सेम शेप के ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। तो ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गए। अच्छा, अब ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है बेटा? ये कहलाती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये याद रखो, ठीक है ना? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ये। अच्छा, अब ये ऑर्बिटल्स फिर बाद में एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं। जब ये चारों ऑर्बिटल्स एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं तो हमारे पास स्ट्रक्चर किस तरीके का बनता है, जरा उसे देख लीजिएगा। इस तरीके का हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है? बहुत ज्यादा सीधा हो गया। सर ये है क्या? ये एटम का ऑर्बिटल 3D स्ट्रक्चर है। एटम का ऑर्बिटल इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ ठीक है। पर ये कार्बन के ऑर्बिटल्स हैं, आखिरी वाले, ठीक है ना? ऐसे आखिरी शेल के, वैलेंस शेल के। हर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, इधर एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, इधर एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और इधर भी एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। अब ये सारी हाइब्रिडाइजेशन sp3 थी और फाइनल स्ट्रक्चर हमारे पास ये आ जाएगा, जिसको हम जब ड्रॉ करते हैं तो हम इसको ड्रॉ करते वक्त कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और एक ये इस तरीके से डॉटेड। डॉटेड का मतलब है वो बिहाइंड द प्लेन है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स 3 डायमेंशनल होते हैं तो बिहाइंड द प्लेन वाले को हम ऐसे थोड़ा नीचे करके दिखा देते हैं और बाद में हमने इस तरीके से एक इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर बना लेना है, ठीक है? ये आ गया। अच्छा, यहाँ पर जो इनके दरमियान बॉन्ड एंगल्स होते हैं, ये बॉन्ड एंगल्स वगैरह हम लिखते चलें। बॉन्ड एंगल क्या होता है? यहाँ पर बॉन्ड एंगल होता है बेटा 109.5 और बॉन्ड लेंथ जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ होती है हमारे पास वो क्या होती है? 1.54 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स होती है, ठीक है? और ये जो शेप है, इस शेप का नाम क्या होता है बेटा? इस शेप का नाम होता है टेट्राहेड्रल, यानी कि ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। एक का CH4 मॉलिक्यूल का शेप अगर आपसे पूछा जाए कि CH4 मॉलिक्यूल का शेप किस तरीके का होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि इट्स शेप इज टेट्राहेड्रल। इज दैट क्लियर? तो ये है हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर मीथेन का। ध्यान से समझ लिया बेटा? कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। बेटा कोई सवाल है तो पूछ लीजिए।